नमस्कार, मैं आरजू साई आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। लाखों करोड़ों की गाड़ियों की कीमत आपने सुनी होगी, लेकिन क्या भैंसों की कीमत भी इतनी हो सकती है? आपको आश्चर्य हो रहा होगा। जी हाँ, यह बिल्कुल सही है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज हम आपको पंजाब के एक ऐसे ही किसान वीरेंद्र सिंह से मिलवा रहे हैं जिनको भैंसे ने नई पहचान दिलाई। तो क्या है इस भैंसे की खासियत, जानते हैं इन्हीं से। युवराज, सुल्तान, भीम और रुस्तम ये नाम किसी इंसान के नहीं बल्कि भैंसों के नाम हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में लगाई गई और अपने मालिकों के नाम रोशन किए और उन्हें मालामाल भी कर दिया। एक ऐसा ही भैंसा हिमाचल के सोलन में पशु मेले की प्रदर्शनी में आया था, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत भैंसा बताया जा रहा है। इस भैंसे की खासियतें देखकर केंद्रीय पशुपालन मंत्री इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे सोलन पशु मेले का स्थायी चैंपियन घोषित कर दिया। हम एक बॉर्डर के जिले से और बॉर्डर के गांव से, पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़ते हैं, लेकिन हमें बहुत ही मान सम्मान मिला है। आज हिमाचल में सोलन में जो प्रोग्रेसिव एग्री समिट 2021 है, इसमें हमें स्पेशल इनवाइट कराया गया। हमारे मोदी बुल को इनवाइट कराया गया और यहाँ पे जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं परषोत्तम रूपाला जी, एनिमल हस्बेंड्री इंडिया, वो देख के इतने खुश हुए कि बात ही छोड़ दो। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि सारे के सारे पद्मश्री आए हुए हैं जी, नॉर्थ इंडिया के। उन आदमियों के बीच में हमें बुलाया और मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ कि मंत्री जी ने जब अपना भाषण दिया तो देखो, बाकी बहुत बड़ा काम करने वाले बंदे थे, लेकिन जिक्र लक्ष्मी डेयरी फार्म मोदी और जाफराबादी हमारे बुल का किया जी। ये 6 साल इसकी एज हो चुकी है जी, और एक ऐसा शानदार बुल है जी, ऐसी बॉडी का, इसके मुकाबले का साथ खड़ने वाला एक भी बुल आज हिंदुस्तान में नहीं है जी। घर पे ही पैदा हुआ, इसकी माँ भी चैंपियन थी। जिस बार ये पैदा हुआ था ना, पहले ब्यांत में थी, वो तभी चैंपियन बन गई थी, पहले ही ब्यांत में। इसकी नानी भी चैंपियन थी, इसका बाप भी चैंपियन। ये चैंपियन फैमिली से बुल है जी, और ऑल इंडिया चैंपियन है जी। जहाँ भी गया, जिस भी मेले में गया, ये अभी अडल्ट हुए इसे 2 साल ही हुए हैं, और जिस भी मेले में गया वहाँ पे पहला ही स्थान लेके आया जी। अगर आप बात कर लें नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप मुक्तसर में जो बटाला में लगती है पंजाब की, ठीक है जी, और बात करें पीडीएफए के मेले की जगरामा की, बात करें डीएफए कुरुक्षेत्र की, और आज यहाँ पे जो हमें एक इसे चैंपियन का खिताब दे के मंत्री जी ने निवाजा। इसकी माता लक्ष्मी 25 लीटर दूध देती है। इस भैंसे के सीमेन की बेहद डिमांड है। इसके सीमेन बिकते हैं, उसी के आधार पर इसकी वैल्यू करोड़ों में आंकी जाती है। इसे राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है। इसकी हाइट 5 फीट 9 इंच है। इसे छोटा हाथी भी कहा जाता है। ये अभी तक जिन प्रतियोगिताओं में गया है, अव्वल रहा है। खासियत जी देखो, आपने बुल तो बहुत देखे होंगे, पहले भी आते हैं, कहीं आता है ये दारू पीता है, कोई बोलता है 21 करोड़ का है। मैं एक बात ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ सारे पशुपालकों को और व्यूअर्स को। देखो 21 करोड़ वाले जो बोलते हैं ना, हमें भी कई बार पूछ लेते हैं, आज भी 100 बंदे ने पूछा भी कितने का। ये प्रश्न गलत है। मैं ऐसा तो नहीं बताऊंगा ये कितने का, लेकिन इतना बताता हूँ जो उनसे 21 और 5-7 करोड़ वाले हैं ना, उन सबको इसने हरा रखे, उनको हरा के सबसे 1 नंबर पे आया जी। ये सीमन प्रोडक्शन में बुल है, जो सारे भारतवर्ष के लोग हैं इसका सीमन लेके अपना नस्ल सुधार करने की सोचते हैं, और हो भी रहा है, चल भी रहा है कार्यक्रम ये। और सीमन इसका हम 300 पर डोज पे देते हैं, और लगभग ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है जी। इसके सीमन बने को जी 2 साल हुए हैं, बच्चे आने चालू हो गए हैं, आगे दूध पे भी आएंगे। देखो कामयाबी तो तब मिलेगी, हम देखो इतने बड़े आदमियों के बीच में हमें बैठने का मौका मिला इस बुल की बदौलत। है तो बेजुबान है, लेकिन हमारी जुबान को इसने ऑल इंडिया में पहुंचाया। बस मैं यही कहूँगा, देखो भाई, चलो हमारे पास ये अकेला ये मोदी बुल नहीं है, हमारे पास 15 से 20 बुल है। और मैं एक बात, विशेष बात जो बोलना चाहूँगा, देखो जी, इसको सिर्फ इसकी शक्ल ना देखो, इसकी हाइट ना देखो, सबसे ज़रूरी है इसकी माता कितना दूध देती है, इसकी ब्लड लाइन में कितना दूध है। अगर इसकी ब्लड लाइन में दूध होगा, इसके खानदान में दूध होगा, तभी इसकी कटड़ियाँ आगे दूध देंगी। ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। देखो जी, खान पान में इसे जो सुबह उठता है तो आराम से पहले इसका भोजन करवाया जाता है जी। फिर मान लो इसको
हर रोज़ शैम्पू से नहलाया जाता है, तेल की मालिश होती है जी, 2-3 बंदे लग के करते हैं, फिर 5-7 किलोमीटर ये सैर दोनों टाइम करके आता है और मौज से रेत पे बैठता है अपनी, मतलब जैसे यहाँ पे मेला लगा ना, हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही मेला लगा रहता है जी, भगवान की दया से। तो इसकी हमने स्पेशल जगह बना रखी है जहाँ पे स्पेशल रेत है आराम करने के लिए, देखिए क्योंकि इसका वजन लगभग 20 क्विंटल के लगभग वजन है इसका जी, इतना हैवी बुल है। आप बात करें सफारी गाड़ी, वो भी 16 क्विंटल की आती है जी, ये उससे भी 4 क्विंटल भारी है। तो बढ़िया हमने रेत डाल रखी है जी और अच्छी इसके लिए जगह बना रखी है जहाँ पे आराम से लेटता है, मौज करता है जी। ये बेजुबान है, इन्होंने हमें मान लो मेरे को कई बार लोग बोलते हैं भी ये मोदी को लेके आए हैं, मैं बोलता हूँ मोदी को हम नहीं लेके आए, ये हमें लेके आए हैं। ये बेजुबान है, इन पे खर्चा भी अच्छा करते हैं, सारी चीज़ सेवा पानी में आपका कोई कमी नहीं छोड़ते, इनकी हेल्थ बताती है जी। हमारा तो ये मान लो 1 करोड़ का खर्चा है जी 1 साल का, ठीक है जी, और आमदनी भगवान की दया से और भी अच्छी है जी। इसके रखरखाव में सालाना खर्चा 1 करोड़ रुपए आता है। 20 तरह की खाद्य सामग्री को मिक्स कर खिलाया जाता है। रोज 5 किलोमीटर की सैर करता है। नहलाकर रोज इसकी तेल से मालिश की जाती है। इनकी देखरेख में किन किन जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, बता रहे हैं एक पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रोहित वशिष्ठ। इसमें अगर हम पहली बात करें तो पहली बात आती है कि सांड का चयन कैसे करना है। इसका चयन जो किया जाता है इसकी माता की ईल्ड के ऊपर किया जाता है, इसकी माँ कितना दूध दे रही थी उसके बेस के ऊपर उसके आगे जो है सांड वो चयन किया जाता है। 6 मंथ की एज के ऊपर उनको सेलेक्ट किया जाता है कि ये इसकी मदर इतना अच्छा दूध देती थी तो हम उसको जो है आगे फर्दर ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए इसको यूज़ करेंगे। जहाँ तक इसकी फीडिंग का सवाल है, अगर हमने उसको इसके लिए मान लिया कि इसको हम चयन कर चुके हैं इसका, तो हमें उसकी प्रॉपर फीडिंग की तरफ ध्यान देना पड़ता है। पहली चीज़ जो इसमें आती है कि हमें उसका ग्रोथ रेट जो है 700 से 800 ग्राम पर डे के हिसाब से उसका ग्रोथ जो है वो होना चाहिए। इसमें जो पशु को हम जो देते हैं खाने के लिए कम से कम 2 किलो कंसनट्रेट मिनिमम उसको देंगे प्रतिदिन और साथ में जो है हरा चारा की उपलब्धता करवाएंगे। जैसे ही उसकी उम्र करीब 9 मंथ के आसपास पहुंच जाएगी तो 9 मंथ से उसको करीब 3 kg कंसनट्रेट प्रतिदिन के हिसाब से उसका बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें मिनरल्स का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि सीमेंट प्रोडक्शन में मिनरल्स का योगदान आता है, जिसमें पर्टिकुलरली जिंक का एक बहुत महत्वपूर्ण जिंक और सेलेनियम का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हमें जो उसको मिनरल मिक्सचर देना होता है उसमें जिंक और सेलेनियम का कंटेंट जो है ज़्यादा रहना चाहिए। अब हमने पशु को सिलेक्ट किया, 2 से 2.5 साल के बाद उसकी ट्रेनिंग की जाती है ताकि वो सीमन प्रोड्यूस कर सके। हमारे पास पिछले कुछ में से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे किस्म के सांड जो है प्रदर्शनियों में आते हैं। तो इस तरह के सांड लोगों ने अपने लेवल के ऊपर जो है जो हमारे फार्मर्स हैं उन लोगों ने रखे हुए हैं और वो लोग उसके फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से वो मेंटेन कर सकें। और ब्रीड जो है जिनका वजन जो है, अगर हम मुर्रा की पर्टिकुलरली बात करें तो मुर्रा का वजन जो है हमारा 12 क्विंटल के आसपास नॉर्मली रहता है, उसके सांड का वजन 12 क्विंटल के आसपास रहता है। तो इन लोगों के पास इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है। उनका वजन जो है करीब 15 से 18 क्विंटल के बीच में रहता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश की आधे से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि जोत और अनियमित वर्षा कृषि में एक बड़ी चुनौती है। कृषि उत्पादन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसान बड़ी मात्रा में संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किए, जिससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन लागत खर्च भी बढ़ गया और भूमि की उर्वरता कम हो गई, जो एक बड़ी समस्या बन गई है। इस सब समस्याओं का समाधान देखें तो कृषि विविधीकरण, जो देश को सामाजिक आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के साथ फसल की पैदावार बढ़ाने और प्राकृतिक आपदा के नुकसान से बचाकर किसान को अच्छी आमदनी भी देती है। तो चलिए जानते हैं कृषि विविधीकरण के बारे में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के वाइस चांसलर डॉक्टर GS सिंधु से। है वो वर्षा जल पर आधारित है और वर्षा यहाँ पर है, अगर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने में अगर बारिश आ गई आगे, अदरवाइज साल भर में बीच बीच में कभी एक आध बार होती है। और वो 4 महीने में भी अब जलवायु परिवर्तन के कारण
एक या दो ऐसी भारी बारिश होती है, उसके बाद पानी बह के चला जाता है। और हमने सबसे पहले इस जो हमारा हमने जो गार्डन बना रखा है, इसमें पूर्णतः हमने वर्षा जल आधारित है। और वो वर्षा जल एकत्रित करने के बाद में उसका कैसे समुचित उसका उपयोग करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं। आपको दिखाएं कि ये जामुन का पेड़ है, आपके सामने दिख रहा है। नीचे हमने सौंफ उगा रखी है, बीच में हमने पालक उगा रखी है, उसमें धनिया उगा रखा है। इसी प्रकार बीच बीच में हमारे जो फ्लोरिकल्चर के फूल हैं, इस तरह से अलग अलग पेड़ों के नीचे, क्योंकि पानी हम इनको देते हैं सर्दियों में, वो पानी तो देना ही देना है। और पौधे भी हमारे बढ़ रहे हैं और हमें ये सारा जो है इसका जो है पूरा फ़ायदा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमने यहाँ पर बी कीपिंग जो हनी बी वो रख रखी है, और उनके लिए साल भर फूल कैसे मिले उसका पूरा प्रबंध हमने इस गार्डन में कर रखा है, ताकि उन मधुमक्खी को बाहर कहीं ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े और उनको भरपूर फूल मिलते रहें। और वो क्योंकि गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर फूल कम हो जाते तो उनको परेशानी होती है, उनको शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ दूसरी डाइट पर रखना पड़ता है। कृषि विविधीकरण से किसानों की बढ़ेगी आय। कृषि विविधीकरण में विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे खेती के साथ बागवानी, दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन, बकरी, भेड़ पालन, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन को मिलाकर किया जाता है। विविधीकरण कृषि आय को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक रणनीति है जो फसल की खराबी के जोखिम को कम करती है और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद भी करती है। कृषि विविधीकरण की आवश्यकता आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र से निर्धनता उन्मूलन के लिए भी विविधीकरण आवश्यक है। कृषि में जोखिम कम करने के लिए कृषि विविधीकरण जरूरी है। और आपको मैं बताऊं कि ये आप जो देख रहे हैं नीम का पेड़ है, उसके साथ में नीम ग्लोए हमने लगा रखे हैं। और ये नीम ग्लोए जो है क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत इनकी मांग रही, और ये एक तरह का हमारा जो है यहाँ पर पूरे गार्डन में जो भी पौधा है उसमें कोई ना कोई चीज़ प्लस है। अगर जहाँ कोई बेल हमने लगा रखी है, जहाँ कुछ ये लगा रखा है, जहाँ उसके नीचे कुछ ग्रो कर रखा है, इस तरह से टोटल जो है हमारी ये जो खेती है, जहाँ कोई पौधे हैं जो लॉन्ग टर्म जो का भी फ्रूट नहीं आना है, उनके साथ हम दूसरी फसल तब तक लें जब तक वो पहले वाली अपने फल नहीं देने लगती है। तो इस तरह से एक मॉडल बनाने की कोशिश किया है, और जो भी यहाँ पर आता है उसको बताते हैं कि आप उसी पानी के अंदर पौधा भी उगाइए और प्लस कोई ना कोई फसल लेकर अपनी सब्जी उगाकर अपने घर का खर्चा भी उसमें से चला सकते हैं। ये एक तरह का मॉडल करने की कोशिश किया है, और अलग अलग तरह के पौधे हमने इस पूरे जो बगीचे में लगाए हैं। और अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइम पर फूल आते हैं, अलग अलग उन पे फल आता है, और ये पूरा जो है एक तरह का डाइवर्सिफाइड अपना बाग है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब सी वातावरण में स्टडी होंगे आने वाले टाइम पर, इनकी महत्ता और भी बढ़ने वाली है। कृषि विविधीकरण के लाभ। फसल विविधीकरण कृषि में टिकाऊ उत्पादन और जलवायु परिवर्तन पर रणनीति बनाने के लिए प्रमुख विकल्पों को हो सकता है। फसल विविधीकरण सूखे या असमान वर्षा की प्रतिकूल जलवायु वाली परिस्थितियों में फसल की विफलता के जोखिम को कम करता है। कृषि संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। एक साथ आमदनी के कई स्रोत होते हैं, जिससे किसान को कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। कृषि विविधीकरण से देश को सामाजिक आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और कृषि को टिकाऊ भी बनाता है। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर 4 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान है और 4 जनवरी को बादल छाए रहने के साथ दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
सापेक्षिक आर्द्रता 13 से 54% हो सकती है। हवा की औसत गति 4 से 13 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर फसल पर पाले का प्रभाव पड़ता है। इसके लिए किसान दोपहर के समय जब पत्तियां सूखी हों तो 1 मिलीलीटर गंधक का तेजाब या डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति बीघा 100 से 125 लीटर घोल का छिड़काव करें। यदि सिंचाई की सुविधा हो तो हल्की सिंचाई की जा सकती है। ओरो बैंकी खरपतवार जड़ परजीवी पौधा है जो कि सरसों के पौधों की जड़ों में पीला भूरा पुष्प का रंग नीला दिखाई देता है। खेत में दिखाई देने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए सिंचाई के बाद खरपतवार नाशी ग्लाइफोसेट का स्प्रे 2.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर सुरक्षा हुड लगाते हुए इस तरह से स्प्रे करें कि फसल पर रसायन न गिरे। समय पर बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई पहली सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद तथा सिंचाई के साथ 16 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। पिछेती बोई गई फसल में बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली सिंचाई करें। सिंचाई के साथ 17 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करें। नींबू के बागानों में सूखी रोगग्रस्त शाखाओं तथा गुल्ले को काट दें तथा काट छाट के तुरंत बाद 1 सेंटीमीटर से मोटी टहनियों पर बोर्डेक्स पेंट का लेप करें और 200 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 100 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद भी इसी माह के अंत में डाली जा सकती है। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की रोकथाम के लिए स्पाइनोसेट 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती पौध तैयार करने के लिए बीज को छोटी पॉलीथीन के थैलों में भरकर पॉलीथीन को घरों में रखें। मटर की फसल में पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए 750 मिलीलीटर डाइनोकेप का छिड़काव कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव गनवारी जिला सीकर के मेवालाल ने आपने चने की फसल में कटवर्म कीट की पहचान और इसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि चना एक दलहनी कुल की फसलों में प्रमुख स्थान रखता है और रबी ऋतु में चना की खेती के एक महत्वपूर्ण स्थान है। चने में बुआई के उपरांत ही कीड़े मकोड़ों का प्रकोप ज़्यादा लगने लगता है। इसमें एक प्रमुख प्रकार का हमारा कीट है कटवर्म, काटने वाली सिंडी, एग्रोटिस इप्सिलान। इस कीट की सुंडी चिकनी लिजलिजी और देखने में गहरे भूरे रंग की दिखाई देती है और कटवर्म की लटें भूरे रंग की 1 से 1.5 इंच लंबी होती है। इस कीट को अगर कहीं आप हाथ से टच करने की कोशिश करेंगे तो वो मुड़ के एक सुंडी नुमा बन जाती है। सुंडी जो होती है इसकी, ये रात्रिचर कीट है। ये दिन में इसका प्रकोप नहीं लगता है। ये दिन में मृदा में ढेलों या नीचे जमीन की जड़ में सतह में ऐसे छिपा रहता है। रात्रि के समय ये निकलता है और पौधों को जड़ के मृदा की सतह से ही पौधों को काट के क्षति पहुंचाता है। चूंकि ये कीट रात्रिचर है इसलिए दिन में इसका अटैक नहीं दिखता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसके नियंत्रण की। नियंत्रण में सबसे पहले जरूरी हमारा ये है कि इसके लिए हमको बीज उपचारित करके लगाना है। बीज उपचारित के लिए जैसे हम इंसेक्टिसाइड कोई भी इमिडाक्लोपिड, क्लोरोपाइरिफास इस तरह की दवाओं से 2 से 3 ग्राम पर केजी सीड बीज के दर से इसको उपचारित करके इसके बाद हम इसको लगाते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, हम इसको बुआई से पूर्व खेत की तैयारी करते समय क्यूनाल फास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय मृदा में मिला दें, या उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो खड़ी फसल में शाम के समय देवें इसको। और हम इसको कर सकते हैं कि जैसे क्लोरोपाइरिफास का 1.5 ml दवा पर लीटर पानी में मिला के पौधों की जड़ों के पास इसको हम छिड़काव करें, जिससे कि हमारा एक प्रभावी नियंत्रण होता है। बहुत जरूरी है कि फसल चक्र अपनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।